वेलकम बैक टू माय चैनल फील्ड मैरी में आप सबका स्वागत है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग ने रोते हुए अपने मन की बात वांगजी से बता दी, यानी अपने प्यार का इजहार कर दिया और उसके बाद वांगजी ने उसे किस किया। अब आगे विंग शॉकिंगली खड़ा है, वहीं वांगजी उसे पैशनेटली किस कर रहा है। वांगजी इस किस से विंग को प्रूव करना चाहता है कि वो विंग से कितना प्यार करता है। उसे कहाँ आज थोड़ी देर पहले लगा था कि पता नहीं वो अपने विंग को देख पाएगा नहीं देख पाएगा, उसका विंग कहाँ है, और कहाँ एकदम से उसका विंग उसी का है, यानी विंग उसे पसंद करता है, उसके लिए फीलिंग्स रखता है जैसे वो उसके लिए रखता है, उसे पता चलता है। तो कहीं ना कहीं इस समय वांगजी बहुत ज़्यादा खुश है, बहुत ज़्यादा वो चाहता है कि विंग को बताए कि वो भी विंग को बहुत प्यार करता था बहुत टाइम से। इसी कारण वो विंग को पैशनेटली किस कर रहा है। वहीं विंग शुरुआत में जब वांगजी ने किस स्टार्ट की थी तो बहुत शॉक हो गया था, उसे समझ नहीं आता, लेकिन हाँ उसे वांगजी का इस तरीके से किस करना कहीं ना कहीं उसे भी पता चला कि वांगजी भी शायद उसके लिए यही फीलिंग रखता है। इसी कारण वो भी इस किस का उसी इस तरीके से रिस्पॉन्स कर रहा है। ये दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे, इतने पैशन से या सच कहें तो इतने प्यार से। अपनी फीलिंग्स जो इन्होंने छुपा रखी थी अपने मन में, उसको इसी किस से ये एक दूसरे को शो करना चाह रहे थे। तभी विंग और वांगजी रुकते हैं, दोनों थोड़ा सा सांस लेते हैं एक दूसरे से। इस समय इन दोनों के माथे टच हो रहे हैं। तभी वांगजी थोड़ा विंग से अलग होता है और उसका हाथ पकड़ के उसे सोफे पे ले जाके बैठाता है, क्योंकि उसके तो ऑलमोस्ट इस किस के बाद हाथ पैर काँप रहे हैं, उसे समझ नहीं आ रहा वो कैसे रिएक्ट करे। ऐसा ही कुछ हाल विंग का भी है। तो वो दोनों अब डाइनिंग टेबल से सोफे पे आ जाते हैं। अब वांगजी बोलना शुरू करता है। वांगजी सबसे पहले विंग की मतलब फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है। अब बोलता है, तो क्यों छुपा रहे थे अपनी फीलिंग को? क्या होता आज अगर मैं वो फ़ोन ना पिक करता? क्या होता अगर तुम्हें या आयुन को कुछ प्यार करते हो ना मुझसे, तो क्यों मुझे फ़ोन नहीं किया? क्यों एक बार मुझे कॉल नहीं करा? वांगजी दोबारा से विंग से पूछता है। विंग ने फिर से क्या फ़ोन करके बोलता है लंजा में कि मेरी वाइफ और मैं एक दूसरे से लड़ रहे हैं, कि मैं अपनी शादी में कितना अनहैप्पी हूँ। क्या बोलता मैं तुम्हें? वांगजी अब बोलता, मुझे पहले से तुम्हारी शादी के बारे में सब कुछ बताया विंग। उस दिन जब तुम ड्रंक थे तुमने मुझे सब कुछ बताया था विंग। अब मुझसे कुछ मत छुपाओ विंग। शायद हम दोनों के बीच में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी क्योंकि मैं भी तुम्हें अपने दिल की बात नहीं बता पाया और तुम भी अपनी फीलिंग्स मुझसे छुपा रहे थे। अब विंग शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी अब बोलना शुरू करता है। विंग जब पहली बार मैं तुमसे मिला था, मुझे उस दिन से ही तुम बहुत अच्छे लगते थे। मैं कभी ये चीज़ पहले किसी के लिए फील नहीं कर पाया था जो मैंने तुम्हारे लिए की थी। तुम्हारी आंखों में ये आंसू मुझे बहुत सैड फील करवाते, तुम्हारे चेहरे पे ये हंसी मुझे बहुत खुशी फील करवाती है। तुम और आयुन मेरी दुनिया हो विंग। मैं नहीं जानता कैसे, शायद मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी कि मैंने एक मैरिड इंसान से प्यार करना शुरू करा, लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी बोलता है, सिर्फ तुम ही नहीं थे विंग जो घबरा रहे थे, बल्कि मैं भी था जो घबरा रहा था तुम्हारी दोस्ती को अपने से अलग होता है उसके बारे में सोच के। मैं नहीं चाहता था कि तुम मेरे फीलिंग्स को जानो, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अगर अपनी फीलिंग्स तुम्हें बता दी तो कहीं मैं तुम्हारी और तुम्हारी वाइफ के बीच में ना आ जाऊँ। मैं ऐसा नहीं चाहता था, पर हाँ जब मुझे पता चला कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारे बीच में ऐसा कुछ नहीं है जो एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है, तब से मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं तुम्हें हैप्पीनेस दूँ, तुम्हें फील करवाऊँ कि कोई है जो तुम्हारा केयर करता है, जो तुम्हें प्यार करता है। पर विंग मेरा यकीन मानो, मैंने सिर्फ तुम्हें प्यार किया था तुम्हें खुश देखने के लिए, तुम्हें हासिल करने के लिए नहीं। अब भी वांगजी की बात सुन के तुरंत वांगजी को हक कर लेता है और बोलता है, पर लंजा क्यों नहीं सोच रहे थे तुम कि मैं तुम्हें गलत समझूंगा? क्यों नहीं बताया था तुमने मुझे पहले? मैं इतने दिन से इसी प्यार के लिए तरसता था। मुझे लगता था कि मैं उन लोगों बदकिस्मत लोगों में हूँ जो जिन्हें कभी प्यार मिलता नहीं, जिनके नसीब में प्यार नाम का शब्द होता ही नहीं। पर मुझे इतना प्यार करने वाला कोई था जो मेरे पास रहता था, मेरी खुशी के लिए मुझे हर चीज़ करता था, और वो मुझसे ये चीज़ छुपाता था। नहीं लंजा, तुम्हें मुझसे छुपाना नहीं चाहिए था, तुम्हें मुझसे अपनी फीलिंग्स को बताना चाहिए था। इस पेन को, इस दर्द को मैं कब का अपनी लाइफ से बाहर निकाल देता अगर मुझे ये पता होता कि तुम मुझे प्यार करते हो। अब वांगजी विंग की तरफ देखता है, जो अब थोड़ा सा मतलब वांगजी विंग से अलग होकर थोड़ा सा उसकी तरफ देखता है। हाँ लंजा, आज मैंने हमेशा के लिए बैंकिंग को छोड़ दिया है। लंजा, आज पहली बार मुझे महसूस हुआ
कि मैंने इन 6 सालों में शायद वैंकिंग के लिए कभी वो चीज़ फील ही नहीं करी थी जो तुम्हारे लिए करी इन कुछ ही दिनों में। लंजा, जब मैं उस पार्क में था तो बस मैं एक बार तुम्हें देखना चाहता था। मेरा मन बस तुम्हारे चेहरा ढूंढ रहा था। मेरा मन चाह रहा था कि मैं सिर्फ एक बार तुम्हें देख लूँ। सच को तो मुझे नहीं पता कैसे ये कब, पर लंजा अब मुझे तुम्हारे साथ रहना है, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। मैं तुम्हें अपनी लाइफ से नहीं जाना दे सकता। इतने साल बाद मुझे कोई अपना महसूस हुआ है, मुझे किसी के साथ रह के खुशी भी महसूस हुई है। मैं अपनी खुशी किसी की वजह से अपने से दूर नहीं करूँगा। रंजा, मैं कल ही सुबह सबसे पहले वो मतलब एक तरह से कोर्ट जाके बैंकिंग और अपने डिवोर्स के लिए फाइल करूँगा। अब वांगी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखता है और बोलता है, पर तुम ये सब क्या मेरे प्रपोज की वजह से? अब वांगी जो थोड़ा घबराया हुआ है ये सोचे कहीं उसकी वजह से तो नहीं हो रहा। एकदम से विंग बोलता है, नहीं लंजा, ये तुम्हारी वजह से नहीं हो रहा, ये मेरा फैसला है। शायद आज तुम मुझे अपने दिल की बात नहीं भी बोलते तब भी मैं यही करता। हाँ, मैं अब बैंकिंग के साथ नहीं रहूँगा। आज मैंने जब वैन रोहान का और उस वैन मेंशन को छोड़ा था, उस घर को छोड़ा था, तब मैंने ये चीज़ सोच ली थी कि मुझे अब उस घर में कभी वापस नहीं जाना है। इसलिए मैं ये डिवोर्स के बारे में सोच रहा हूँ अभी कि इतना परेशान देख के। माँ जी जो थोड़ा सा वरी है कि क्या हुआ वो पूछ ही लेता है, परवीन हुआ क्या हुआ है तुम्हें? हो आज कि ऐसा क्या हुआ जो तुमने इतना बड़ा फैसला ले लिया? तुम तो काफ़ी टाइम से अपसेट थे लेकिन कभी तुमने ये हिम्मत नहीं की, फिर आज क्यों? एकदम से बोलना शुरू करता है, क्योंकि आज मुझे महसूस हो गया कि बैंकिंग के लिए मैं हूँ या ना हूँ एक ही बात है। लंजा, आज हमारे रिश्ते में जो थोड़ा बहुत एक दूसरे के पास रहने की होप थी वो ख़त्म हो गई। तुम्हें पता है आज मेरी और बैंकिंग की लड़ाई में बैंकिंग ने आज वो भी करके दिखा दिया जो शायद मैंने उससे कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसने मेरे ऊपर हाथ उठाया रंजा। आज उसने मेरे अंदर अपने वो थोड़ा बहुत जो मुझे उसकी इज्जत थी या एक तरीके से कहूँ एहसान था कि 6 साल तक उसने मुझे अपने घर में रखा, मेरे ऊपर खर्चा किया, वो भी ख़त्म कर दिया। ये बात सुनने के बाद वांगी जो नीचे मतलब बैठा हुआ था सोफे पे, उसकी मुट्ठी टाइट होने लगती। उसे बहुत गुस्सा आया ये सुन के कि बैंकिंग ने विंग पे हाथ उठाया। हाँ, फिज़िकल एक तरीके से वायलेंस या कह सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस दोनों तरह का होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार लड़कियां ही इसका विक्टिम हो, कई बार लड़के भी इसका विक्टिम होते हैं। एक हाल ही का केस भी यहाँ आपको बताती हूँ, वैसे मुझे बोलना नहीं चाहिए लेकिन हाल ही में मेरे एक कज़न ब्रदर की शादी हुई थी और उसकी वाइफ ने उसे चीट किया। वो बेचारा आउट ऑफ कंट्री रहता था अपनी फैमिली की वजह से। उसकी मदर बेचारी बेड रेस्ट पे थी तो वो अपनी वाइफ के मतलब सारे अकाउंट्स जो होते हैं बैंक अकाउंट गोल्ड वो सब लॉक करके अपनी वाइफ पे ही ट्रस्ट पे देता था, ये सोच के कि मेरी मदर तो बेड मतलब एक तरीके से बेड से उठ नहीं पाती हैं। और बेचारा फ़ॉरेन में अपनी वाइफ को अकाउंट्स में पैसे भेजता था और उसकी वाइफ सारे के सारे अपने आयशों में उड़ा देती थी। जब वो 3 साल बाद अपनी मदर से मिलने आया तो उसकी मदर ने थोड़ा बहुत इशारा दिया कि पता नहीं इतने खर्चे कहाँ होते हैं, तो बोल रहा है इतने पैसे जुड़ते हैं पर हम मुझे तो लग नहीं रहा। तब उसने थोड़ा सा अपनी अकाउंट हिस्ट्री पता करी तो पता चला कि भाई साहब यहाँ तो होटल की बुकिंग होती है, मतलब दो दिन के लिए नाइट स्टे होते हैं। तो उसने पता करा तब पता चला उसकी वाइफ का कहीं और अफेयर था। गाइस यकीन मानोगे उस बेचारे ने जितनी सेविंग की थी शादी में उसकी मदर का खुद का जो गोल्ड उसने अपनी वाइफ मतलब जो चढ़ता है वो सब लेके बंदी अब उनके ऊपर केस कर रही है कि वो बंदा उसे मेंटली टॉर्चर करता था, उसकी मदर की वो ध्यान रखती थी, उस सब के लिए वो हाफ प्रॉपर्टी मांग रही है। सो हमेशा ज़रूरी नहीं है कोई फीमेल ही विक्टिम हो, कई बार मेल भी विक्टिम होते हैं। तो हम लोगों को ये थिंकिंग थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, किसी को तुरंत जज नहीं कर लेना चाहिए कि हमारे पक्का लड़की रो रो के बता रही है तो सच्ची बता रही होगी। मैं खुद लड़की हूँ पर मुझे लगता है कि हमेशा फीमेल विक्टिम कार्ड चलता नहीं है, कई बार बेचारे मेल भी इन चक्करों में फंस जाते हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल इस समय विंग के ऊपर बैंकिंग का हाथ उठाना भी है। आपको क्या लगता है कि वे सिर्फ फीमेल ही इसका मतलब डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती है, क्या मेल भी होते हैं? आप प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। नाउ बैक टू द स्टोरी। थोड़ी इमोशनल हो गई थी मैं, सॉरी फॉर दैट। स्टोरी में आते हैं वही जो थोड़ा सा मतलब जब ये वांगजी को बताता है तो मन में थोड़ा दुखी भी है। कहीं ना कहीं वो दुखी इस वजह से है कि इस रिलेशनशिप में कोई एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाएगा, ये चीज़ उसने भी एक्सपेक्ट नहीं करी थी। लेकिन ऐसा हुआ आज, और ये बात सुनने के बाद वांगजी को भी लगता है
कि विंग का डिसीजन बिल्कुल सही है। और क्यों ना हो भाई, अगर कोई भी किसी रिलेशनशिप में दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, उसके ऊपर हाथ छोड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप एक कहते हैं ना एंड की तरफ बढ़ चुका है। वांग जी जब सुनता है कि विंग ये कल ही सुबह जाने की बात कर रहा है, तो वो एकदम से विंग से बोलता है, विंग पर तुम्हें लगता है वैनरान ऐसा होने देगा या वैंकिंग ऐसा होने देगी? तुमने उस दिन ड्रंक हालत में मुझे बताया था कि पहले भी तुमने अटैम्प्ट किया है अपनी और वैंकिंग की शादी तोड़ने का, लेकिन तब भी ऐसा नहीं हो पाया था। तो तुम्हें लगता है तुम ये अब ऐसा हो पाएगा? इस बात पे विंग बड़े कॉन्फिडेंस से वांग जी की तरफ देखता हुआ बोलता है, हाँ इस बार ऐसा होगा, क्योंकि पहली मैं खुद मन में चाहता था कि एक बार अपनी मतलब वाइफ और अपनी शादी को एक चांस दूं, लेकिन अब मेरे अंदर ऐसा कोई भी एक दूसरी सेकंड चांस देने वाली होप नहीं है। मैं अब इस शादी में नहीं रहूँगा लंजा। और सच कहूँ एक तुम हो, सच कहूँ मैं इस शादी से सबसे पहले निकलना चाहता हूँ ताकि मैं तुम्हारे साथ अपनी हैप्पी लाइफ बिता सकूँ। पहले तो मैं सिर्फ इस शादी से निकलना चाहता था तो क्योंकि मुझे आज़ादी चाहिए थी, मैं अपने आप अपनी फ्रीडम जी के अपने हिसाब से अपनी लाइफ जीना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये काम करना है हमारे लिए, तुम्हारे और मेरे लिए। अब वांग जी ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। वांग जी बड़े कॉन्फिडेंस से विंग के मतलब एक तरीके से कंधे पे हाथ रखता है, दोनों कंधों पे, और उसे अपनी तरफ देखने के लिए बोलता है। विंग तुरंत वांग जी की आंखों में देख, अब वांग जी बोलना शुरू करते हैं, बस विंग मुझे यही सुनना था, यही कॉन्फिडेंस मुझे चाहिए था। सच कहूँ तो मैं अब तक शांत था, तो क्योंकि तुम ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन अब अगर तुमने कह दिया है कि तुम इस शादी में नहीं रहना चाहते, तो अब तुम्हारे साथ तुम्हारा लंजा है विंग। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े या किस हद तक जाना पड़े, लेकिन अब तुम्हारी हैप्पीनेस, तुम्हारी आज़ादी मैं तुम्हें दिलाऊंगा। मैं तुम्हारी लाइफ में इतनी खुशियाँ भर दूंगा कि तुम्हें वैंकिंग के साथ बिताए हुए ये 6 साल याद भी नहीं रहेंगे। मैं वैनरॉन और वैंकिंग को और तुम्हारी लाइफ के साथ नहीं खेलने दूंगा। उनकी ये टॉय खरीदने की जिद, तुम्हें टॉय बना के अपने घर में सजाने की जिद अब बहुत हो गया। मैं अब ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैं अपने विंग को उसकी लाइफ, उसकी हैप्पीनेस, उसकी आज़ादी सब दिलाऊंगा। ये नंजा का वादा है अपने विंग से। वांग जी एक कॉन्फिडेंस के साथ प्रॉमिस कर रहा है विंग से। विंग देख सकता है कि वांग जी की एक एक शब्द, एक एक चीज़ें, जिस कॉन्फिडेंस से वो बोल रहा है उसमें इतना कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं उसे पता है कि अब ऐसा होगा, क्योंकि उसके लंजा ने उससे प्रॉमिस किया है। ये दोनों एक दूसरे की आंखों में देख ही हुए थे, तभी इन्हें आयुन की कुछ हल्की बहुत आवाज़ आती है। विंग तुरंत आयुन के रूम की तरफ जाता है, वहीं वांग जी भी विंग के साथ जाता है तो देखता है कि आयुन को हल्का सा बुखार हो गया। वो बुखार में शायद परेशान हो रहा है, इसलिए वो ऐसा बड़बड़ा रहा था। विंग आयुन को बुखार में देख के बहुत परेशान हो जाता है। लंजा तुरंत विंग को नॉर्मल करता है और बोलता है कि मेरे पास मेडिसिन हैं, तुम फिक्र मत करो, हम आयुन को मेडिसिन दे देंगे, बुखार बहुत कम है, वो ठीक हो जाएगा। वो मतलब उसके पास मेडिसिन थी, उसी मेडिसिन से जो बच्चों के लिए जितना डोज होता है उस टाइप के से नेट पे पता करके वो डोज मतलब आयुन को दे देता है। आयुन भी तुरंत सो जाता है। विंग आयुन को सुलाते हुए वहीं बेड पर लेट जाता है। वो तभी लंजा दूसरे रूम में जाने लगता है। तो विंग बोलते कहाँ जा रहे हो तुम? ये तुम्हारा बेडरूम है ना, तो तुम तो क्यों दूसरे रूम में जाओगे? आओ यहीं सो जाओ। अब वांग जी थोड़ा शॉकिंगली विंग की तरफ देखते हैं। लंजा हम दोनों मैच्योर लोग हैं, हमें पता है हमारी लिमिट हमारी है, हम किस तरीके से हमें एक दूसरे के साथ रहना है। हाँ मैं जानता हूँ तुम और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि हम दोनों कोई टीनेजर नहीं है कि एक दूसरे के साथ अगर बैठ कर रहेंगे तो एक दूसरे पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हम मैच्योर हैं, हम एक साथ एक रूम में भी रह सकते हैं। प्लीज़ आओ तुम यहीं सो जाओ। वांग जी भी इस बात पे एग्री करते हैं और वहीं विंग के पास उसी बेड पे लेट जाते हैं। वांग जी को भी बहुत अच्छा लग रहा है आयुन और विंग के साथ सोते हुए। विंग ने आयुन को इस तरीके से सुलाया है कि आयुन के एक साइड पे बेड का कॉर्नर है और एक साइड पे वो है, ताकि आयुन अगर करवट वरवट भी ले, क्योंकि फीमेल बच्चे कई बार हाथ पैर चलाते हैं तो वो बेड से नीचे ना गिर जाए। और क्योंकि विंग को विंग को तो आदत है आयुन के साथ सोने की, अगर वो हाथ पैर भी चलाएगा तो विंग को हैबिट है, लेकिन वांग
जी को नहीं है, तो इसी कारण वो आयुन और वांग जी के बीच में सो रहा है ताकि वांग जी भी डिस्टर्ब ना हो। मीन इस तरीके से आयुन और एक तरफ उसके आयुन है और एक तरफ उसके वांग जी है। ये चीज़ देख के मन में बहुत खुश है। उसे लग रहा है कि हाँ, यही चाहिए उसे बस अपनी लाइफ में अब यही चाहिए। उसके आयुन जो सही सलामत उसके पास हो, उसका लंजा जो उसके पास रहे, जिसे वो प्यार करता हो। बस उसे इन दोनों के अलावा अब किसी से कोई होप नहीं है। उसे अपने पेरेंट्स से भी होप नहीं है अपनी लाइफ में। उसे अब किसी का कोई सहारा नहीं चाहिए क्योंकि उसका लंजा उसका सपोर्ट है। वहीं वांग जी भी जब उसके पास सो रहा है तो उसका ना चाहते हुए भी एक हाथ विंग की कमर पे चला जाता है, जिससे वो थोड़ा सा नर्वस होता है। विंग भी क्योंकि ऑलमोस्ट अब वो सो ही चुका है तो विंग पे इसका ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वांग जी जब देखता है कि विंग बड़े आराम से उसके बेड पे कंफर्टेबली सो रहा है तो उसे भी मन में खुशी होती है। तो वो सोचता है कि हाँ, अब विंग अगर उसके साथ रहने इस घर में वो विंग को लेकर आया ही है तो अब उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है विंग और आयुन का ध्यान रखना, विंग को उसकी लाइफ की हैप्पीनेस देना। जो प्रॉमिस उसने विंग से किया है उस प्रॉमिस को निभाना, ये ही चीज़ सोच रहे हैं ये दोनों और इसी तरह से सो जाते हैं। विंग जब मॉर्निंग में उठता है तो देखता है कि हाँ, अब आयुन का बुखार पूरी तरह से उतर चुका है। जैसे लंजा ने कहा था, शायद वो काफ़ी देर बाहर भी रहा था, सोता हुआ बच्चा हवा में निकला फिर वापस, तो थोड़ा सा तो उसे ठंडी लगी होगी। इसी कारण वो डिसाइड करता है कि आज वो आयुन को प्ले स्कूल नहीं भेजेगा क्योंकि अभी उसकी तबीयत क्या पता ख़राब हो जाए। वहीं वांग जी भी इस चीज़ को ले अग्री करता है और वो बोलता है कि आज विंग और आयुन दोनों यहाँ पे रेस्ट करें और वो प्ले स्कूल जाएगा, कुछ काम करेगा। वांग जी तुरंत विंग को उस घर में मतलब अपने घर में छोड़ के चला जाता है। वो बता देता है कि एक मेड आएगी, वो थोड़ा बहुत सफाई का काम कर देगी, खाना अधिकतर वांग जी खुद ही बनाता है या फिर उसका एक कुक आता है दिन में एक बार जो पूरे 3 दिन मतलब 3 बार का खाना बना के चला जाता है। कई बार वो खुद कुक कर लेता है उसने, यानी जो इस घर में नॉर्मल जो होता है ना कि इस घर में ये काम ये होता है उससे पूरे घर के बारे में बता के चला जाता है ताकि विंग थोड़ा नर्वस ना हो या विंग को भी कोई ऐसा अनकम्फर्टेबल सा ना लगे। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही वांग जी अपने स्कूल पहुंचता है तो देखता है कि आज उसके स्कूल में जंचा और लांशी चैन है। जंचा और लांशी चैन को वहाँ देखिए वांग जी थोड़ा शॉक हो जाता है। तभी एकदम से जंचा दौड़े हुए वांग जी के पास आता है, बोलता है, तुम हमारे घर में रात में थे ना? फादर ने कई बार कॉल किया था, वो बता रहे थे कि किसी ने फ़ोन उठाया था, क्या वो तुम थे? वांग जी बोलता है वो मैं ही था। तो तुम्हें पता है विंग कहाँ है? इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है वो मेरे ही घर पे है, इस समय आयुन और विंग मेरे घर पे रेस्ट कर रहे हैं। इस बात पे जंचा बोलता है थैंक गॉड, मैं कितना डर गया था, मुझे लगा किसने वो फ़ोन उठाया। आज सुबह फादर का फिर कॉल आया था, वो कह रहे थे वो विंग को लेने घर पे आ रहे हैं, तो मुझे पता चला कि विंग कल घर पे नहीं था। मैं इतना घबरा गया था कि विंग कहाँ होगा, कैसे होगा, किसने फ़ोन उठाया था, लेकिन तुम हमें घर पे नहीं मिले तो हमें लगा शायद तुमने ही फ़ोन उठाया होगा। मैं घबराया हुआ तुम्हें देख पहले तुम्हारे घर जाना चाह रहा था, लेकिन शिचैन ने मुझे बोला कि अगर तुम प्ले स्कूल में आ गए हों क्या पता इस समय तो वहीं जलते हैं। इस बात पे वांग जी बोलता है मैंने ही फ़ोन उठाया था और मैं ही विंग को रात में ढूंढने गया था। अंकल से मेरी ही बात हुई थी, शायद उन्होंने मेरी आवाज़ नहीं सुनी होगी। इस बात पे जंजा बोलता कोई बात नहीं, पर कम से कम विंग सही है, उसका वो और उसका बेबी सेफ़ है, बस यही बहुत है। तुम चिंता मत करो, थोड़ी देर में मैं और शिचैन से आप तुम्हारे घर से पिक करके अपने घर ले जाएंगे। थैंक यू सो मच वांग जी, जो तुमने रात में मेरे भाई की इतनी मदद की, थैंक यू सो मच। जंजा तो बड़े प्यार से वांग जी को बोलता है। वांग जी तुरंत बोलता है थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, विंग आपके घर पे नहीं मेरे ही घर पे रहेगा। आर्यन और विंग अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो वो मेरे घर पे रहेंगे। आप शिचैन जो पीछे खड़े थे और सब सुन रहे थे एकदम से शॉकिंग वांग जी की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ के बोलते हैं ये तुम क्या बोल रहे हो वांग जी? हाँ ब्रदर, कल रात मैंने और विंग ने एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर किया और आपको जान के खुशी होगी कि विंग भी मेरे लिए सेम फीलिंग रखता है, वो भी मुझे बहुत पसंद करता है। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं। इस बात पे जंचा जो वहाँ खड़ा था शॉक हो जाता है। वहीं शिचैन भी काफ़ी शॉक हो जाता है। जंचा शॉकिंग बोलता है क्या तुम और विंग एक दूसरे को पसंद करते हैं? इस बात पे शिचैन बोलता है वांग जी कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम उसकी मदद कर रहे हो, इस कारण वो तुम्हारे एहसानों पे तले हुए तुमसे सच ना बोल रहा हो सकता है कि वो ऐसा कुछ ना फील करता हो। इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है ब्रदर मैंने आपसे प्रॉमिस किया था
कि मैं खुद से आगे बढ़ के विंग को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताऊंगा। और मैंने उस प्रॉमिस को कल रात तक मेंटेन किया था। मैंने पहले विंग को अपनी फीलिंग्स नहीं शेयर की थी, बल्कि विंग ने मुझसे पहले अपनी फीलिंग शेयर की। विंग ने मुझे पहले प्रपोज किया, विंग ने मुझे पहले बताया कि वो मुझे पसंद करता है। उसके बाद मैंने उसी की फीलिंग का सिर्फ रिस्पॉन्स किया, तभी उसे बताया कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। इस बात पे झंझा बोलता है, लेकिन तुम दोनों, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। जंचा जो बहुत ज़्यादा शौक है वो एकदम से बोलते हैं, मैं जानता हूँ विंग और तुम दोनों बहुत अच्छे इंसान हो, तुम दोनों बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हो, लेकिन एक दूसरे के साथ तुम दोनों, मुझे गलत मत समझना वांग जी, मैं अच्छे से जानता हूँ कि मेरे भाई के लिए सबसे अच्छे कोई रहेगा या वो तुम ही हो। लेकिन मेरा भाई ऑलरेडी मैरिड है और तुम अच्छे से जानते हो वो किससे मैरिड है, वो वैंकिंग से मैरिड है। इस समय चाइना के सबसे फेमस, सबसे ज़्यादा एक तरीके से पावरफुल इंडस्ट्रियलिस्ट की इकलौती बेटी से वो मैरिड है। तुम्हें लगता है कि तुम ये या जो सोच रहे हो वो हो पाएगा? इस बात पे शीचैन जो पीछे खड़े थे वो तुरंत बोलते हैं, हाँ ये बात सही कह रहा है जंचा, तुम्हें लगता है तुम दोनों एक दूसरे के साथ जो फीलिंग्स शेयर कर रहे हो वो सक्सेसफुल हो पाएंगी? क्या वैंकिंग ये ऐसा होने देगी? वैन रोहान तुम दोनों को एक पीसफुल लाइफ जीने देगा? मुझे इस चीज़ का डाउट है। मैं मानता हूँ मेरे भाई, तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन ये फीलिंग्स, ये सब कुछ इतना इजी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। इस बात पे वांग जी थोड़ा गुस्सा हो जाता है इन दोनों पे। वो एकदम आप दोनों के लिए भी तो ईजी नहीं था, क्यों? तुम्हारे पेरेंट्स माने थे? जंचा की तरफ देख के बोलते नहीं माने थे ना, अब तक नहीं माने। अब तक तुम्हारी मदर तुमसे बात नहीं करती, तो क्या उसके कारण तुम और भाई एक दूसरे से अलग हो गए? क्यों ब्रदर, आप भी अच्छे से जानते हो अंकल और आपके बीच में कितनी प्रॉब्लम है। अंकल भी बिल्कुल भी आपको सपोर्ट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपसे बात नहीं करते। उन्होंने तो लैंड कॉर्पोरेशन तक छोड़ दी क्योंकि आप अब उसे संभालते हैं। क्या उसके बावजूद भी आपने जिंचा का साथ छोड़ दिया? जब आप दोनों को अपनी फैमिली से जब सपोर्ट नहीं मिला, उसके बावजूद आप लोगों ने एक दूसरे के साथ रहने की फैसला लिया, तो मैं क्यों विंग का साथ छोड़ दूँ? आपको क्यों लगता है कि मैं और विंग अपने रिश्ते के लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे, या मैं और विंग इतने कमज़ोर रिश्ते में हैं कि इन हर्डल से हार जाएंगे? क्यों लगता है आपको ऐसा? इस बात पे शिचैन जो थोड़ा सा गुस्सा भी हो गया क्योंकि उनके भाई ने डायरेक्टली उनके दोनों के रिलेशनशिप पे गया। वो एकदम से बोले, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ कई सालों से रिलेशनशिप में थे। उसके बाद हमने डिसीजन लिया था एक दूसरे के साथ रहने का, एक दूसरे को साथ इस रिलेशनशिप में आने का। लेकिन तुम और विंग सिर्फ कुछ महीने से एक दूसरे को जानते हैं। वांग जी क्या पता ये सिर्फ एक छोटी सी अट्रैक्शन हो तुम दोनों को एक दूसरे के प्रति। तुम दोनों बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग हो, तुम उसकी हैंडसमनेस और गुड लुकिंग की वजह से उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हो। और ऐसा ही कुछ विंग का हाल हो, वो भी तुम्हारी मस्कुलर पर्सनैलिटी, तुम्हारी हॉटनेस को देख के तुम्हारी तरफ आकर्षित हुआ हो। क्या पता सिर्फ ये एक छोटा सा फ्रिक हो, यानी एक छोटी सी चिंगारी जिसके चक्कर में तुम अपनी पूरी फैमिली, यहाँ तक कि अपनी लाइफ खतरे में डाल दो। क्या ये सही रहेगा मेरे भाई? तुम मेरे एक लौती फैमिली मेम्बर, तुम अच्छे से जानते हो मदर और फादर के बाद मेरे पास कोई है तो वो सिर्फ तुम हो। अंकल से मेरी नाराज़गी सही है, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि तुमसे मैं कभी नाराज़ नहीं हो सकता, तुम्हें मैं कभी परेशानी में नहीं देख सकता। मैं इसलिए तुमसे ये बात कह रहा था। वहाँ शिचैन थोड़ा गुस्से में, थोड़ा नाराज़गी में बोलते हैं। अब वांग जी अब शिचैन की तरफ आगे बढ़ते हैं, बोलते तो फिर मेरा साथ दो ना ब्रदर, क्यों मुझे मन को मेरे सपोर्ट ना बन के आप मेरे अगेंस्ट जा रहे हो? अगर कोई मुझे या विंग को समझ सकता है तो वो आप ही दोनों तो हो, क्योंकि आप मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। और जंचा तुम विंग को बहुत प्यार करते हो। तुम दोनों हमारा सपोर्ट बनो ना, हमारे लिए शील्ड बनो ना, हमारे साथ खड़े हो ना, तो हमारे को कितनी खुशी मिलेगी, तो हम कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे। लेकिन अगर तुम दोनों ही हमारे हौसले को तोड़ोगे तो कैसे रहेंगे हम? ब्रदर मेरी भी सिर्फ आप ही एक फैमिली हो, आप ही मेरा सब कुछ हो। बचपन से लेकर आज तक मेरी फीलिंग्स को उससे पहले आप समझ जाते हो। मेरे इस चेहरे पे शायद जिसे देख के कोई नहीं समझ सकता, उसे से पहचान जाते हो कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। क्या आपको लगता है कि मैं विंग की तरफ सिर्फ उसकी ब्यूटी की वजह से अट्रैक्ट हो रहा हूँ? क्या आपको नहीं लगता कि मैं विंग से सच्चा प्यार करता हूँ? और विंग और मेरी एज कोई वो टीनेजर वाली नहीं है कि हम लोग एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गए क्योंकि हम दोनों एक दूसरे की ब्यूटी या एक दूसरे की हॉटनेस की तरफ अट्रैक्ट थे। ब्रदर
आप भी अच्छे से जानते हैं कि मैं आज से पहले कितने सारे लोगों से मिला हूँ, कितनी सारे लोग मेरे आसपास मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे, लेकिन मैं कभी उनकी ब्यूटी या उनकी उस चीज़ से इफ़ेक्ट नहीं हुआ, तो मैं विंग की सिर्फ ब्यूटी से अट्रैक्ट हो जाऊँगा। आप मेरे बारे में ये सोचते हैं शिचैन, जो अपनी बात कंटिन्यू करते। नहीं, मैं ये नहीं सोचता, पर मैं डर रहा हूँ कहीं तुम दोनों कोई बड़ी मुसीबत में ना पड़ जाओ। अब वांग जी थोड़ा आगे बढ़ के अपने भाई के हाथ पकड़ता है, जो शिचैन के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि शिचैन ने आज तक कभी मतलब एक दूसरे को टच करने वाली ऐसे वाले चक्कर नहीं किया। शिचैन भी वांग जी की आंखों में देख रहे हैं। मैं बिल्कुल किसी से नहीं डर रहा और ना ही हमें कुछ होगा जब तक आप लोग हमारे साथ हैं। मुझे सिर्फ आपका साथ चाहिए ब्रदर, उसके अलावा मुझे किसी का साथ नहीं चाहिए। आप भी अच्छे से जानते हैं आपके साथ के कारण मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इस बात पे शिचैन और जंचा बहुत देर से शांत पीछे खड़ा था, वो आगे आके बोलता है, ठीक है हम लोग तुम्हारा पूरा सपोर्ट करेंगे, पर क्या सोच रहे हो तुम दोनों? इस बात पे वांग जी तुरंत बोलता है, इसी समय तुरंत हमारे लैंड कॉर्पोरेशन के लॉयर्स को कॉल करो, उन्हें बुलाओ और पूछो कि कौन फैमिली कोर्ट वाले ये डिवोर्स वाले प्रोसेस को हैंडल करता है। उस वाले लॉयर जो टॉप लॉयर हो उसे हमारे पास बुलाओ। इस बात पर जंचा और शिचैन एक दूसरे को देख सकते हैं। डिवोर्स लॉयर? हाँ, विंग ने कल डिसाइड कर लिया कि अब वो बैंकिंग के साथ नहीं रहेगा और इसी कारण वो आज ही डिवोर्स लॉयर से मिलकर बैंकिंग को नोटिस भेजना चाहता है। जंचा तुरंत बोलता है, ठीक है, अगर विंग ने डिसाइड कर ही लिया तो डिले नहीं करते, सबसे पहले यही काम करते हैं। वो तुरंत डिवोर्स लॉयर को मतलब जो उसके जान पहचान वाले लॉयर थे उनमें से डिवोर्स लॉयर को फ़ोन करके बुला लेता है। लॉयर तुरंत विंग के मतलब वांग जी के घर पहुंच जाता है। साथ में ये लोग भी मतलब शिचैन, जंचा और वांग जी भी अपने घर के लिए निकल जाते हैं। वहीं विंग घर पे अब आयुन के साथ था। आयुन अब पहले से बेटर फील कर रहा था, तो विंग भी खुश था कि अच्छा हुआ वो घर पे रहा, रेस्ट के कारण अब वो काफ़ी बेटर फील कर रहा है। वहाँ तभी डोर की रिंग बजती है। विंग एक जाके डोर खोलता है तो देखता है कि वहाँ पे एक पर्सन ब्लैक कोट में खड़ा है। वहाँ विंग उसे देख के पहचान जाता है कि ज़रूर ये लॉयर है। वो उसे घर में एंटर करता है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठे हुए हैं। तभी डिवोर्स लॉयर पूछता है, तो बताइए आपको ही मुझसे काम था? विंग समझ गया शायद यही वांग जी ने ही इसे बुलाया है और वांग जी से इसकी बात हुई होगी। तो बोलता है, हाँ काम तो मुझे है, लेकिन आपको प्लीज़ वेट करना पड़ेगा। मेरी मतलब मैं अभी किसी का वेट कर रहा हूँ। डिवोर्स लॉयर बोलता है, ठीक है। इन्हीं देर में वो लोग भी सब पहुंच जाते हैं। सब लोग एक साथ बैठे हुए हैं। अब वो लॉयर पूछना शुरू करता है, बताइए क्या आपके डिवोर्स का बेस रहेगा? किन पॉइंट्स पे आप डिवोर्स लेना चाहते हैं? अगर ये सिर्फ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे यानी आप और आपकी वाइफ दोनों अग्री हैं डिवोर्स पे ले तो हमें ज़्यादा इशू नहीं होगा, लेकिन अगर आप उनकी वाइफ आपके से डिवोर्स लेने के लिए अग्री नहीं होगी तो इशू आ सकते हैं। तब हमें कुछ पॉइंट्स रखने पड़ेंगे कि आप इन कारणों की वजह से उनसे अलग होना चाहते हैं। इस बात पे वांग जी मतलब विंग की तरफ देखते हैं। विंग तुरंत बोलना शुरू करता है, मैंने बैंकिंग से 6 साल पहले शादी करी थी। इन 6 सालों में कभी भी बैंकिंग और मेरे बीच में एक हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप वाली फीलिंग नहीं आई थी। इस बात पे एकदम से बोला, लेकिन आप दोनों का तो बेटा है, आप दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल थे, तो फिर आप कैसे कहेंगे कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ वाले रिलेशनशिप में नहीं थे? इस बात पे विंग बोलता है, क्या सिर्फ फिजिकल होना ही एक हस्बैंड और वाइफ का रिलेशनशिप को वो करता है? क्या उन दोनों का एक दूसरे से रिस्पेक्ट देना, एक दूसरे को साथ रहने वाली फीलिंग अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी नहीं होती? लॉयर बोलता है, होती है, लेकिन ये सिर्फ कहने की बात है। पेपर्स पे इन चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास एक सॉलिड मतलब आप पॉइंट होना चाहिए आपकी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए, क्योंकि आपकी वाइफ कोई आम लेडी तो है नहीं, वो बैंकिंग है, वही वैन रोहान की इकलौती बेटी। काफ़ी लोग उनके बारे में मतलब जानते हैं और वो काफ़ी फेमस एक पर्सनैलिटी हैं। उनसे डिवोर्स लेना इतना आसान नहीं होगा। पहले आप अपने पॉइंट्स बताइए। इस बात पे विंग और वांग जी एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वांग जी बोलता है विंग से पहले, उसने भी विंग के ऊपर हाथ उठाया। इस बात पे शॉकिंगली जंचा और शिचैन जो वहाँ बैठे थे वो विंग की तरफ देखते हैं। अच्छा, तो क्या वो आपको मारती हैं? क्या आपकी बॉडी पे कोई फिजिकल हार्म का निशान है? नहीं, उसने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा था और कुछ नहीं। तो सिर्फ एक थप्पड़ के कारण आपको डिवोर्स मिलना नामुमकिन सा होगा। आप अच्छे से जानते हैं बैंकिंग और आपने विंग बोलता है, लेकिन मेरे और उसके बीच में पिछले 3 साल से कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं बना है। क्या ये एक रीज़न हो सकता है? इस बात पे वहाँ खड़े सब लोग विंग को देखने लगते हैं।
लॉयर बोलता है ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ 1 मिनट छत के नीचे रह के भी एक दूसरे के साथ फिजिकल नहीं तो रियली आप दोनों का रिलेशनशिप अच्छे ट्रैक पे तो नहीं था। हाँ तो ठीक है, मैं इस पॉइंट के आधार पे ही आपको ये डिवोर्स का केस दायर कर देता हूँ और आज ही आपकी वाइफ को नोटिस भेज देता हूँ। नहीं, तुरंत अग्री हो जाता है। वहीं वांगी तुरंत बोलता है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी हमें ये डिवोर्स चाहिए। क्या आप ये कर पाएंगे? मैं इस समय का सबसे अच्छा लॉयर हूँ, तो आप चिंता मत कीजिए, कैसे भी डिवोर्स तो मैं आपको ज़रूर दिला दूँगा। बस आप थोड़ा रेडी रहिएगा। हो सकता है कि वो किसी तरीके से इस डिवोर्स को रोकने के कारण आपकी पर्सनल लाइफ पे अटैक करें, आपकी वाइफ फैमिली पे अटैक करें। आप उसके लिए रेडी रहना। विंग कहता है मैं बहुत रेडी हूँ, मैं बहुत पहले से इस बारे में सोच चुका हूँ, इसी कारण मैं अब इस प्रोसेस में डिले नहीं करना चाहता। आप जैसा चाहे वैसा कीजिए, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा। लॉयर खुशी से वहाँ से जाता है और जैसा लॉयर ने सोचा था उसने शाम तक पूरा तैयारी करके इवनिंग में वैन रोहान के घर यानी वैन मेंशन में वो नोटिस भेज दिया। जब वो नोटिस घर आता है तो सबसे पहले रिसीव उसे लिली ने ही किया। वो देखती है कि उसके ऊपर वैन क्वीन का नाम है, तो वो एकदम से इसे लेके वैन रोहान के पास ही जाती है। वैन रोहान देखता है कि एक लीगल नोटिस आया तो थोड़ा शॉक हो जाता है, क्योंकि आज तक इस टाइप के नोटिस तो किसी के पास आएंगे तो थोड़ा सा स्ट्रेस तो हो जाएगा, और खासकर उसकी इकलौती बेटी के नाम पर, उसकी लाडली बेटी के नाम पे। इसी कारण वो तुरंत खोलता है और जैसे ही वो खोलता है कि ये डिवोर्स नोटिस है और विंग ने भेजा है तो शॉक हो जाता है। वहीं लिली ने भी सुबह जब विंग उसे नहीं दिखाता तो वैन क्वीन से पूछा था, तो वैन क्वीन ने साफ कह दिया कि वो नहीं जानती कहाँ है, जिस बात पर लिली को भी बहुत स्ट्रेस हुआ था, क्योंकि अगर इतनी खराब मौसम में वो दोनों बाहर हैं कहाँ हैं, उसे स्ट्रेस हुआ था। उसे विंग को कॉल किया था तो विंग ने बोला था कि वो घर पर नहीं है, मतलब वो वैन मेंशन छोड़ के आ चुका है और अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसके बाद लिली को मन में खुशी हुई थी। अब ये नोटिस जब वैन रोहान पढ़ रहा है तो काफ़ी गुस्से में वहीं घर पे बाकी लोग लाइक वैन चाओ और वैनिंग भी थे, तो वो भी ये देखते हैं कि उनका फादर बहुत गुस्सा है, तो पूछते हैं। वो सबको बताता है कि विंग ने भेजा है डिवोर्स नोटिस, जिसपे लिली और वैन किंग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं। वैन क्वीन के इस नोटिस भेजने की रिएक्शन पे सब लोग सोच रहे हैं कि क्या होगा। वहीं एक दूसरी तरफ भी मन में खुश है, क्योंकि अब वो स्टेप ले चुका है अपनी एक गुड लाइफ की तरफ। और आज का फैन फिक्शन ही रुकता है गाइस। सच कहूँ धीरे धीरे आके अब मेरा इस फैन फिक्शन से इंटरेस्ट सा ख़त्म हो रहा है, मुझे व्यूज़ नहीं मिल रहे हैं दूसरी चीज़। बट आप सब जानते हो कि मैं थोड़े लोग भी देखे तो अपनी स्टोरी कंप्लीट करती ही हूँ, पर मैं स्टोरी को नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल एंड कर दूंगी। वैसे ये था ही 10 पार्ट का, लेकिन थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने के चक्कर में खिंच गई थी। बट नेक्स्ट पार्ट में ये फैन फिक्शन ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद मैं एक न्यू फैन फिक्शन स्टार्ट करूँगी। होप सो आपको वो अच्छा लगे, क्योंकि ये तो मुझे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं। बट नेक्स्ट फैन फिक्शन आई होप आपको अच्छा लगे। थैंक यू।